बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनवी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान ठन गई। मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ से सख्त बरहम, सख्त नाराज, यहाँ तक कि उनकी कॉल सुनने से भी इनकार कर दिया है। ये मामला क्या है, इन पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को किस तरह का सख्त पैगाम भेजा है और फिर नवाज शरीफ ने किसके सामने इमरान खान की रिहाई के या उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने के हवाले से ख्वाहिश का इजहार किया था और फिर जनरल फैज ने 2018 में इमरान खान को जितवाने के लिए किस तरह के इकदाम किए थे। और फिर हम बात करेंगे कि क्वेटा में महमूद खान अचकजई ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका एक मुख्तसर सा क्लिप है कि उन्होंने इंतखाबात के हवाले से क्या कहा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे फवाद चौधरी के हवाले से, जो गुज़िश्ता रोज करनी चाहिए थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेरे जहन से निकल गई, तो मैं चाह रहा हूं कि जरा उस पर भी बात होनी चाहिए। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो आपसे इल्तमास है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे आऊं, आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त फलस्तीन और इसराइल यानी जो हमास और इसराइल के दरमियान जो एक जंग है उसको 30 रोज गुजर चुके हैं। इस 30 रोज में इसराइल ने जो गजा में जो तबाही मचाई है और जो इंसानियत सोज सानेहात वाकयात रूनमा हुए हैं, उसकी गूंज न सिर्फ जो है वो वाशिंगटन बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज जो अपना गुज़िश्ता शब तक निस्फ शब तक, क्योंकि इस वक्त जब मैं व्लॉग कर रहा हूं तो तकरीबन रात के 3 बजने वाले हैं, तो 2 बजे तक जो गोलाबारी हुई उसमें बम्बार्डमेंट हुई, उसमें तकरीबन 270 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए हैं। इस वक्त तक मजमूई शोहदा की जो तादाद है वो 9700 से तजावुज कर चुकी है। अब इन शोहदा में 4880 मासूम बच्चे हैं, जबकि 2550 खवातीन हैं और जख्मियों की तादाद 25,000 अपना जो खवातीन जो हैं वो है 2550 और जख्मियों की तादाद 32,000 से तजावुज कर गई है। जबकि लातादाद फलस्तीनी मुख्तलिफ जो इमारत जो बम्बार्डमेंट में तबाह हुई हैं उनके मलबे तले दबे हुए, जिनको निकालने के लिए कोई मतलब सामान नहीं है। हाँ, अलबत्ता कुछ इमारतों के अंदर से आजान की आवाजें सुनाई देती हैं। तो बहरहाल इसराइल जो खुद को एटमी कुव्वत समझता था और गुज़िश्ता रोज उन्होंने एटम बम के इस्तेमाल की धमकी भी दी थी और फिर वो उनको मुंह की खानी पड़ी और फिर मुंह को खानी पड़ी अमेरिका को भी। और अमेरिकन कांग्रेस में जिस तरह प्रोटेस्ट किया गया, ये अमेरिका के लिए भी बहुत अफसोस और शर्म की बात है। और फिर उनका रद्द अमल उन्होंने मेरे ख्याल में कतर में दिया। तो बहरहाल कतर की अगर बात निकल आई है तो कतर के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त कतर में है और ये बताया जा रहा है कि वो गजा जाएंगे और कतर में उनकी मुलाकात हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया से हुई है और इस मुलाकात में उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के जज्बात और जो मामलात हैं वो उन तक पहुंचाए हैं और उनको कहा है कि पाकिस्तान के अवाम फलस्तीन के अवाम के साथ हैं, पाकिस्तानी अवाम के दिल फलस्तीन के अवाम के दिलों के साथ धड़कते हैं, हम किसी सूरत फलस्तीनी अवाम को निहत्ता नहीं छोड़ेंगे। और इस हवाले से उन्होंने अपना इस्माइल हानिया साहब को एक शील्ड भी पेश की जो पाकिस्तानी अवाम की तरफ से थी। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो थी फलस्तीन की सूरत हाल। अब मैं आपको बताता चलूं कि मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान गजब की ठन गई है। इतनी ठन गई है कि फिल वक्त तो मुझे ये मामला किसी तरफ बनते हुए नजर नहीं आ रहे। मामला ये है कि जब नवाज शरीफ वापस आए और इस्लामाबाद में और मरी में उनका कयाम था, तो मौलाना फजलुर रहमान ने उन्हें 2 बार कॉल की और मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। ताहम मौलाना नवाज शरीफ ने जो है वो, आपको पता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट का जिस तरह उनको मिल रहा था प्रोटोकॉल, तो उसमें उनका दिमाग 7वें आसमान पर था। तो उन्होंने मसरूफियत का बहाना बनाकर मौलाना फजलुर रहमान से मिलने से इनकार कर दिया। ताहम गुज़िश्ता रोज
मौलाना अपना नवाज शरीफ की तरफ से इस चीज का इजहार किया गया कि वो जो सियासी रहनुमाओं से मुलाकात का शेड्यूल बना रहे हैं उसमें वो सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान से मिलना पसंद करेंगे। तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बोला कि जी मौलाना साहब से मेरी बात करवाएं। जब उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को कॉल की तो मौलाना फजलुर रहमान के सेक्रेटरी ने बोला कि सॉरी बॉस, यू आर लेट, मौलाना साहब पाकिस्तान में नहीं है और जब वो वापस आएंगे तो उनके मुख्तलिफ जलसों के शेड्यूल हैं, तो इसलिए फिल वक्त मौलाना साहब से मिलना कतन नामुमकिन है, ताहम आपका पैगाम उन तक पहुंचा दिया जाएगा। तो बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान साहब तक नवाज शरीफ की मुलाकात की ख्वाहिश का पैगाम पहुंचा दिया गया। ताहम मौलाना फजलुर रहमान ने हंसकर कहा कि नो बॉस, अभी टाइम नहीं है, उनको बोल दो फिलहाल टाइम नहीं है, जब टाइम होगा तब देखेंगे, तब मिल लेंगे। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक निजी महफिल में या दोस्तों के साथ बैठे बैठे उन्होंने कहा कि जिस तरह पंजाब में PMLN को जितवाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट हर तरह के हरबे इस्तेमाल कर रही है, इस तरह अगर बलूचिस्तान अपना खैबर पख्तूनख्वा में JUI फे को दीवार से लगाकर इस तरह करने की कोशिश की गई और PTI के वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश की गई, तो सड़कों पर पहले भी थे, अब भी हैं और कम से कम नून लीग को ये इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो खैबर पख्तूनख्वा को हाईजैक कर ले। तो बहरहाल ये बात नवाज शरीफ साहब तक पहुंची कि मौलाना साहब सख्त बरहम हैं। जाहिर है बरहम होना चाहिए। पहले नवाज शरीफ जब जेल में थे तो इसी मौलाना साहब के लॉन्ग मार्च और धरने की वजह से उन्हें रिहाई नसीब हुई और उन्हें पाकिस्तान से बाहर भेजा गया। और अब PDM के प्रेशर की वजह से जो मखलूत हुकूमत बनी, जो इत्तेहादी हुकूमत बनी, उस हुकूमत के प्रेशर और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का जो बायमी एक तामुन या एक ताल्लुक जुड़ गया था, यानी जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट को इत्तेहादी हुकूमत में से में रहते हुए PMLN ने अपना आका और अपना सब कुछ तस्लीम कर लिया था, तो उसके बाद नवाज शरीफ की वापसी के रास्ते साफ हुए। तो अब ये भी तो जाहिर है PDM की वजह से ही हुआ ना। तो अगर अब आप PDM को दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे तो क्या मौलाना फजलुर रहमान छोड़ देंगे? क्या मौलाना फजलुर रहमान की JUI फे का वोट बैंक नहीं है और वो जलसे करना जानते हैं, मुनज्जम जलसे करना जानते हैं? तो अगर कोई किसी गलत फहमी में है तो फिर उनको इस गलत फहमी से निकल जाना चाहिए। नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि नवाज शरीफ ने जिस तरह लंदन में इजहार किया था कि सहाफी इमरान रियाज को रिहा कर दिया जाना चाहिए, उनको छोड़ दिया जाना चाहिए, तो बहरहाल कुछ दिनों के बाद इमरान रियाज खान को छोड़ दिया गया। ताहम नामवर सहाफी और तज्जिया निगार मुजम्मिल सोहरवर्दी, उनसे जो उनकी बातचीत हुई, पहले भी सहाफी इमरान रियाज के हवाले से भी उनसे बात हुई थी, इसी तरह उन्होंने एक ख्वाहिश का इजहार किया है कि इमरान खान को बाहर होना चाहिए और मैं चाहता हूं कि इमरान खान बाहर हों और इमरान खान इंतखाबी मुहिम चलाएं और मैं भी तो देखूं कि इनकी मकबूलियत कितनी है और इनकी मकबूलियत की वजह क्या है और क्यों है, ताकि उसका तोड़ निकाला जा सके और एक लेवल प्लेइंग फील्ड का जो एक न होने का जवाब बनाया जा रहा है वो खत्म हो सके। अब देखते हैं कि नवाज शरीफ की ख्वाहिश मुकम्मल पूरी होती है या नहीं होती है, लेकिन मैं आपको नाज़रीन पहले ही बता चुका हूं कि ये इलेक्शन -2 के फार्मूले के तहत हो रहे हैं। तो -2 जो है वो सीधा है कि इस इलेक्शन में नवाज शरीफ और इमरान खान शामिल नहीं होंगे, बल्कि शामिल नहीं होंगे, मुमकिन है कि कुछ और जमातों के कुछ और रहनुमा भी जो है वो इसमें शामिल ना हों और फिर कुछ अहम रहनुमा मुमकिन है कि इंतखाबात में उनको वो शिकस्त मिल जाए या वो हार जाएं और फिर जो नताइज हों वो थोड़े से मुश्किल या एक टफ हों। इस हवाले से बहुत सारी जो है वो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन ताहम इतना जरूर बता सकता हूं कि आइंदा आम इंतखाबात में मुदाखलत की जा रही है, बिल्कुल इस तरह मुदाखलत की जा रही है जिस तरह 2018 में इमरान खान को जितवाने के लिए मुदाखलत की गई थी। यहां तक कि उस वक्त के अपना DGC जनरल फैज हमीद ने उस वक्त के निगरान वजीर आजम अपना जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क से
मुलाकात की थी और उनकी जो निगरान हुकूमत का जो टेन्योर था वो जून 2018 से अगस्त 2018 तक था, ठीक है जी। और इसके बाद नासिरुल मुल्क साहब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी रहे हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रहे हैं और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट भी रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस भी रहे हैं। तो अगर इन चीजों को देखते हुए जनरल फैज उनके पास गए और उनसे कहा कि हम चाहते हैं कि इंतखाबात 8-10 दिन थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, क्योंकि यानी इमरान खान को लाने के लिए हमने जो इतनी मेहनत की है वो मेहनत हमारी कामयाब हो और हम जो टारगेट्स अचीव करना चाहते हैं वो टारगेट्स अचीव कर लें। नाज़रीन, ये स्टोरी जो एजाज सैयद साहब हैं, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जो टॉक शॉक प्रोग्राम भी करते हैं, उनकी ये स्टोरी है और उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की है। इस हवाले से जनरल अपना जस्टिस नासिरुल मुल्क ने जनरल फैज हमीद को दो टोक अल्फाज में कहा कि अगर मैंने 10 दिन भी इलेक्शन आगे कर दिए तो ये कौम 11 साल पीछे चली जाएगी। आप तो 10 दिनों की बात करते हैं, मैं 10 सेकंड के लिए भी ना करूं। तो बहरहाल जनरल फैज हमीद को वहां से मायूस होकर आना पड़ा और फिर इंतखाबात में जितनी जो है वो आरटीएस बिठाने की कोशिशें कर करके भी इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी से नहीं जितवा सके, इत्तेहादी मिलाकर भी उनको 2/3 मेजॉरिटी न दे सके और फिर इमरान खान को एक मफलूज हुकूमत मिली जो अप्रैल 2019 में 2019-20 में जो है वो तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में खत्म हो गई। तो बहरहाल इमरान खान की हुकूमत थी, उनको जाना ही था। नाजरीन, इंतखाबात ही की बात चल रही है तो आज सीनियर सियासतदान महमूद अचकज़ई ने कोयटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इंतखाबात के हवाले से 2 अल्फाज बोले हैं, जरा वो क्या है मुलाहिजा फरमा लें। क्या इलेक्शन, 2 साल वजीर आजम, तीसरे साल उसको हथकड़ियाँ लगाओ, उल्टा लटकाओ, गालियाँ दो, खींचो, ये क्या 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 जमहूरियत, इसका क्या मज़ा है। मसलत पसंदी ज़िंदगी में न की है इंशाल्लाह और न आइंदा करेंगे। इलेक्शन क्या बना होता है, फिर पाकिस्तान के इलेक्शन, अगर आप 4 इलेक्शन 3 का इलेक्शन करा देते और ईमानदारी हम एक मुल्क बन जाते। 75 साल में दानियाल भाई 75 साल में कम से कम हम इक़्तिदार में नहीं रहे, आपने पाकिस्तानी कौम तकशील नहीं दी। आप एक पाकिस्तानी कौम, एक पाकिस्तानी मिलत तश्कील करने में नाकाम रहे 75 साल में। क्या 75 साल और लोग इंतजार करेंगे आपका? जी नाज़रीन, ये हैं सीनियर सियासतदानों के ख्यालात इंतखाबात के हवाले से, और यही हकीकत है कि इंतखाबात कैसे, इंतखाबात किस चीज के इंतखाबात, ये इलेक्शन नहीं होता है, ये सिलेक्शन होता है और ये पिछले कई दहाइयों से यही होता आ रहा है। और फिर सिलेक्शन कर करके फिर जो सिलेक्टर होते हैं वो खुद आके इक़्तिदार संभाल लेते हैं और यही सिचुएशन चल रही है। अब इसी तरह अगर आप देखें तो फवाद चौधरी को जी गिरफ्तार किया गया है, एफआईआर दाखिल हुई और कोई कंप्लेनेंट है उसके जहीर साहब, उन्होंने कहा जी मुझसे इन्होंने 50 लाख रुपए लिए हैं मुलाजमत के उसमें, कि 50 लाख रुपए दें तो मैं आपके किसी को मुलाजमत दिलवाऊंगा। तब जब मैंने इनसे 50 लाख रुपए का तकाजा किया तो उन्होंने मुझे कत्ल की धमकियां दी। और मतलब उसके बाद गुज़िश्ता रोज जिस तरह फवाद चौधरी को अदालत में पेश किया गया, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर था, ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत बड़ा दहशतगर्द था। जिस तरीके से पुलिस एक पॉलिटिशियन को हथकड़ी लगा के और मुंह पे कपड़ा डाल के लेकर आई, ये पाकिस्तानी निजाम अदल के लिए अफसोस का मकाम है, सोचने का मकाम है कि अगर पॉलिटिशियंस के साथ ऐसा होता रहा तो फिर क्या होगा। ये बहुत अफसोस की बात है। और यही बात महमूद अचकज़ई ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही थी कि जब पीडीएम का मामला चल रहे थे तो पीडीएम के एक इजलास में मैंने पीएमएलएन से कहा था कि अपना पीटीआई के साथ इस तरह भी आप सख्त मामला न करें कि कल को अगर कहीं आपको एक साथ बैठना पड़े तो आप बैठ भी ना सको। तो आज उस नहज पे मामला पहुंचे हुए हैं। सीनियर सियासतदान की वसी सोच होती है, दूर तक देख सकते हैं वो।
وہ نتائج کو اور آنے والے وقت کو حالات کو پرکھ سکتے ہیں۔ جس طرح اس وقت خیبر پختونخوا میں نواز شریف پی ٹی آئی کا ووٹ ہتھیانے کے لیے اور مولانا فضل الرحمان پہ چڑھائی کر رہے ہیں، تو بہرحال نتائج اس کے بھی وہی نکلیں گے جو نکلے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں کیا ہو رہا ہے یا کیا ہوگا، اور کیا مولانا فضل الرحمان قطر سے واپس آنے کے بعد یا غزہ سے واپس آنے کے بعد نواز شریف سے ملتے بھی ہیں یا نہیں ملتے ہیں، یا پھر پکی کٹی ہو جاتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ پکی کٹی ہے یا کچی کٹی ہے۔ تو فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔